आज हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है आईटी 2026 के लिए, जो जनवरी के एग्जामिनेशन में जिसकी आने की संभावनाएं ज़्यादा है या उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। चलिए ठीक है, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है जिसकी संभावनाएं बार बार एग्जामिनेशन में आते रहता है। कौन बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहली बात हम लोग जानते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर दे रहे हैं हम फास्टली ऑक्सीडेशन में जाएंगे, मतलब दूसरे को हम क्या करेंगे, जल्दी रिड्यूस कर देंगे। हम इलेक्ट्रॉन लूज करें मतलब कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब दूसरे को हम रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब जो खुद ऑक्सीडेशन में जाएगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। मतलब अगर उल्टा कर दिया जाए, अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो खुद रिडक्शन में जा रहे हैं, मतलब किसी ना किसी से तो इलेक्ट्रॉन हम चुरा रहे हैं ना, तो खुद रिडक्शन में जा रहे हैं, मतलब दूसरा कोई ना कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब जो खुद रिडक्शन में जाएगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमारा क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो क्लियर है, जो जल्दी खुद को रिड्यूस कर ले, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो रिडक्शन में जाएगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमें चेक करना है कौन रिडक्शन में जा रहा है। हमारा टारगेट क्लियर हो गया, कौन रिडक्शन में जा रहा है, हमें रिडक्शन चेक करना है। Mn+3 का इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन देखिए, अगर ऐसा कंडीशन हो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन बहुत हेल्पफुल होता है। Mn+3 देखिए, तो पहले नॉर्मली Mn का बना लीजिए, Mn का बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, Mn कहाँ पर है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है प्रोटोल आपको याद होना चाहिए। केमिस्ट्री का कोई भी एग्जामिनेशन में आप कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा प्रोटोल आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो बाबू आपको थोड़ा दिक्कत होगी। एसटीपी क्रोमन कहाँ पे है, अगर इसको बोला जाए 4s2 है इसमें, डी में कहाँ पर आ गया, D1 D2 D3 D4 D5, मतलब D5 में है। ऐसा कंडीशन से Mn पर N+3 बोला जा रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दीजिए, 4s 0 हो जाएगा, और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल लिएगा तो क्या हो जाएगा 3D4। ये कन्फिगरेशन होगा Mn+3 का। Fe+3 का कन्फिगरेशन देखिए, इसका 26 होता है, ऐसे नहीं भी एटॉमिक नंबर कोई दिक्कत नहीं। Fe कहाँ पे है, यहाँ पे है, D1 D2 D3 D4 D5 D6 है, तो सर 3D सीरीज है ना, 3D 4D 5D 3D सीरीज में 6 है। उसके पहले कौन सा मिला था, 2 गो इधर मिला था 4s2, लेकिन Fe बचा कितना है +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल देंगे तो 5 हो जाएगा। टिटेनियम +3 है, पहले टिटेनियम का बना लीजिए न्यूट्रल चार्ज का, यहाँ पे है, कहाँ पे है तो आप बोलते हैं 4s2, और डी में कहाँ 3D सीरीज में कहाँ पे है, दूसरा पे है 3D2 ST, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टिटेनियम बोला जा रहा है +3, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 3D1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई काम नहीं, टिटेनियम +3 हो गया। क्रोमियम +3 बोला जा रहा है, क्रोमियम के बारे में जानते हैं, एक्सेप्शन होता है 3D4 होना चाहिए लेकिन 3D5 हो जाता है, 3D5 4s1, ये एक्सेप्शन था, आप लोग को मालूम है। +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाएगा, ये गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। अब बोल रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्लियर है, जो खुद को रिड्यूस कर लेगा वो दूसरे को जल्दी ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, रिडक्शन जानते हैं ना, अगर हम इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं अपनी ओर तो हम रिडक्शन कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। बताओ इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, ये D1 है, इलेक्ट्रॉन खींच भी लेगा तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इलेक्ट्रॉन खींच भी लेगा तो D4 हो पाएगा, ये खुद स्टेबल है, खींचना नहीं चाहेगा, ये D4 है, हाफ फिल्ड के कंडीशंस में है, हम बताए थे ना D4 ऐसा कंडीशंस है, फुल्ली पगलाए हुए हैं, हाफ फील्ड के नजदीक है। बताओ कोई आदमी को जॉब के लिए चाहिए, मात्र 10,000 रुपये चाहिए, उसे जॉब मिल जाएगा घूस देकर, वो 10 लाख मतलब कलेक्ट कर चुका है, 10,000 और मांग रहा है, तो फुल्ली पागल हो जाएगा ना। 10 लाख वैसे ही हाफ फील्ड होने के लिए D5 चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको बस और चाहिए, तो क्या करेगा, सबसे पहले इन चारों में से कौन इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, Mn+3, क्यों, इलेक्ट्रॉन जैसे ही खींचेगा D5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा
खुद जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, Mn+3 एक बढ़िया स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अमॉन्ग 4 ऑप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बातचीत करने को चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, वो कॉम्प्लेक्स जिसका इलेक्ट्रॉन बाहरी डी में जा रहा है, आउटर डी में जा रहा है, उसे हम आउटर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, या उसे को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स जिसमें इलेक्ट्रॉन अंदर वाले डी में फिलअप हो रहा है उसे हम इनर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ठीक है, ये ऐसे बोलने से कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल पे चल लेते हैं। मानते पहला ऑप्शन है, पहली बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई एग्जामिनेशन आप बैठने जा रहे हैं, फेस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो सबसे पहले प्रोटोकॉल को आप बना लेंगे। प्रोटोकॉल अगर याद नहीं है तो भाई साहब उसको याद कीजिए, जल्दी से जल्दी उसको याद कीजिए, बिना उसके आप एग्जामिनेशन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है FeCN6 है, जानते हैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड से, CN भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ये वीक है, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोग जानते हो। Fe के घर का मुखिया का पहले देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले लिख लीजिए। Fe कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा 4s2, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4s2। और डी में कहाँ पर हम लोग जाएंगे, D1 D2 D3 D1 D2 D3 D4 D5 D6, कौन सा D, S से कम होगा 3D6। इसको ऐसा कीजिए, इसको बाहर कर दीजिए क्योंकि 4 ऑर्बिटल है ना, इसको ऐसे कर दिए, 3D वाले को अंदर कर दिए, 4s वाले को बाहर कर दिए। अब बताओ Fe पर चार्ज कितना है, तो इस कॉम्प्लेक्स में टोटल पर चार्ज कितना है, इस कॉम्प्लेक्स में अगर देखा जाए टोटल पर चार्ज कितना, -4 है। एक साइड पर चार्ज -1 होता है, 6 साइड पर चार्ज कितना हो जाएगा, -6, तभी -4 बचा हुआ रह जाए, उसके लिए जरूरी क्या है, इस पर चार्ज कितना करना, +2, तब -4 बचा हुआ रह जाएगा ना, मतलब इस Fe पर चार्ज कितना है, +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, ठीक है, 4s 0 हो गया। अब इसके आगे ना जितना भी आ रहा है उसको लिख दीजिए, 4s है तो इसके बाद कौन सा आता है, 4p आएगा, उसके बाद कौन आएगा, 4d आएगा। अब यही पर अंतर है आप बाबू आप लोग का, कि ये इलेक्ट्रॉन जो है अंदर वाला डी में भराएगा कि बाहर वाला डी में भराएगा। अगर बाहर वाला डी में गया तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, अंदर वाला डी में जाएगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो डी में आइए, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, एस में तो 0 है, पी में भी कितना है, 0 है, डी में भी, बाहर वाला डी में भी 5 ऑर्बिटल होता है, जानते हैं, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5। अब बताओ स्ट्रॉन्ग लिगैंड सा है, बहुत ताकतवर लड़का है, बोला भाई घसक नहीं तो पिटवा कर तो रहा, ये घसकेगा नहीं घसकेगा, घसकना पड़ेगा इसको, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, इसमें, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, इसमें। अब पेयर कहाँ पे होगा, एक साइनाइड एक लोन पर देता है, लिगैंड्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, साइनाइड पर -1, एक साइनाइड ये मोनोडेंटेड लिगैंड से एक लोन पे डोनेट करता है, एक साइनाइड एक लोन पर देगा, तो कितने साइनाइड है, 6 को, तो 6 लोन पर दिया होगा, तो 6 लोन पर रहेगा कहाँ पर, तो ये जो खाली जगह बचा वहां पर रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर, 6 लोन पेयर। आपका हाइड्रोजन स्टेट कौन सा हो गया, D2sp3। ये अंदर वाले कॉम्प्लेक्स में गया ना, अंदर वाला डी में भरा है, इसमें नहीं गया है सर। तो भाई साहब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये फर्स्ट। बी में आते हैं, इसमें Mn को चेक कीजिए, Mn का कॉन्फ़िगरेशन पहले देखिए, Mn कहाँ पे है, यहाँ पे है, D5, D1 D2 D3 D4 D5, D5, उसके पहले कौन सा 4s2 आया था, 4s2, ऐसे कम पोजीशन होता है डी का, 3d5। अब पहला काम क्या करते हैं, अंदर वाले 4s को थोड़ा सा बाहर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल कांटेक्ट नंबर इसका 3 है, इसका कितना है, 4 है। अब बताओ Mn का देखो ऑक्सीडेशन नंबर, अब देखो ध्यान से ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल बाहर में कितना है, -4, ठीक है कोई बात नहीं, एक साइड पर -1 तो 6 साइड पर कितना होगा, -6, इस बचा कितना करना पड़ेगा, +2 करें तभी -4 बचा हुआ रहेगा ना, मतलब Mn बचा +2 है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अभी फिर से क्या हो जाएगा, 4s है तो उसके आगे बढ़ा दो, 4p 4d भी देख लो।
अब देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरा आएगा कि बाहर वाला में भरा आएगा। तो डी में 5 ऑर्बिटल थे, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल। अब बताओ D5 था ऐसा 1 2 3 4 5। हाय ये बताइए कौन सा लिगेंड इसमें रखा हुआ है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या बोलेगा? चलो भाई घस को तो पिटो करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर कंप्रेस हो जाएगा? ये यहाँ पर। ये कहाँ पर? यहाँ पर। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, या तो हाइड्रोजन sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइड्रोजन कौन सा होता है? sp3d2 या तो d2sp3। तो अब बताओ, ध्यान से देखना। अब बताओ, ये कंप्रेस हो गया, 2 ऑर्बिटल तो खाली हो गया, 6 लोन पेयर देगा तो कहाँ पर जाएगा? 2 2 4 मतलब 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर, 6 लोन। ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। अंदर वाला ऑर्बिटल में भरा है ना, अंदर वाला डी में, बाहर वाला डी में नहीं गया। इसमें आइए कोबाल्ट पे आइए। कोबाल्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है। 6 था, 7 आ जाएगा, 3d7। 4s2 तो इनबिल्ट है, यहाँ पे पहुंच गए तो इससे पहले तो 4s2 आ ही गया ना। ठीक, कंफ्यूजन ध्यान में आपको होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 1 फर्स्ट पीरियड तो 1 s ब्लॉक है, 1s, यहाँ पे क्या है? 1s2, 2s2, फिर 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6 हो जाएगा। वैसे ही 3s1, 3s2, 3p ब्लॉक में जा रहे हैं, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। वैसे ही यहाँ फोर्थ ऑर्बिटल में फोर्थ पीरियड में आएंगे, 4s1, 4s2। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी ब्लॉक में आ रहे हैं, तो एस से एक कम पोर्शन डी का होता है, 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10। सिमिलरली आगे बढ़ते चल जाएंगे। ये आपका कमांड होना चाहिए, नहीं कमांड है तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, 4s2 आगे यहाँ होना चाहिए, लेकिन इसको आगे कर देते हैं क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है। अब कोबाल्ट का देखिए ऑक्सीजन नंबर कितना है? एक पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? +3 है। NH3 को अमोनिया बोलते हैं, या इसी को अमोनिया कहते हैं। जो लिगांड्स, अमोनिया न्यूट्रल लिगांड्स है, उस पर कोई चार्ज होता नहीं है। मतलब जो ये प्लस चार्ज है इसका चार्ज नहीं है, ये टोटल घर के मुखिया पे चार्ज है, मतलब +3 है। देखो इसमें एक स्टैंडर्ड बचा होता है -1, तो लिख दिए थे। 6 स्टैंडर्ड बचा कितना होगा? -6। इसमें अमोनिया पर कोई चार्ज ही नहीं होता है, एक लोन पे डोनेट करता है, लेकिन ये मोडेंटल लिगांड्स मतलब एक लोन पे डोनेट करेगा लेकिन इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल लिगांड्स है। तो इस पे चार्ज से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो मतलब ये चार्ज किसका था? इसका था। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन और भी निकालिए, तो 3 को निकलेगा ना, क्या जाए? 3d6। आप 4s के बाद आगे बढ़ा दीजिए, 4p 4d। अब उसको ऑर्बिटल में सरिया दीजिए। अब डी में 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कहानी है। अब उसमें कितने लोन पर दिए जा रहे हैं? 6 लोन पे दिए जा रहे हैं, तो क्या बोलेगा? चलो भाई घस को तो पिटो करेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये इसमें प्रेस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल को खाली कर देगा, यहाँ पे चल जाएगा। अब बताओ फिर से लोन पेयर देगा, अगर ये लोन पेयर देता है तो क्या होगा? एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर, 6 लोन पेयर दिया ना, 3 4 5 6। ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बना रहा है, अंदर वाला ही डी में फिलअप हो रहा है। इसका भी हाइड्रोजन कौन सा? D2sp3। आइए निकल पे आते हैं। निकल में आते हैं तो निकल कहाँ पे है? 6 था, 7 8 पे आते हैं, 3d8 4s2। ठीक है, अब इसका ऑक्सीजन नंबर देख लेते हैं निकल का। ये भी न्यूट्रल है, मतलब ये बाहर में जो +2 चार्ज है वो किस पे है? निकल पे है। तो निकल का चार्ज कितना हो जाएगा? +2 का कन्फ्यूजन निकाल, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब 4s के बाद कौन सा होगा? 4p होगा, 4d होगा। डी में हम लोग जानते हैं एस में 1 ऑर्बिटल, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, डी में कितने होते हैं? 5। 3d8 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब पेयरिंग करो, छठा 6 7 8। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसको बताओ अब ध्यान से,
अब इसको पेड भी करते हो, अगर ये बोलता है चलो भाई घस को भी, ये घसकता भी है, तो D2 तो नहीं बन पाए। हम बोल रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 है अगर, तो या तो हाइड्रोजन sp3 D2 होगा या फिर D2 sp3 होगा। तो पहली बात क्लियर है, इसके लिए जरूरी था 2 ऑर्बिटल खाली होना। अब यहाँ पर खाली हो पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे इधर कंप्रेस होगा पेड हो जाएगा, एक ही ऑर्बिटल खाली हो पाएगा, तो यहाँ पे ये कंप्रेस नहीं कर पाएगा इसको, तो क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिलअप होगा, 6 लोन पर दिया जा रहा है ना, एक अमोनिया 1 लोन पे देता है, 6 अमोनिया कितना लोन पे देगा, 6 को, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर, 6 लोन पेयर, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन बाहर वाला डी में चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, sp3d2 हो जाएगा। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, या फिर इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखेंगे इस सभी क्वेश्चंस में। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, द पेयर ऑफ मेटल आयन दैट कैन गिव ए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ 3.9 bm, बोर मैग्नेटॉन उसका यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंटम का। मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग मालूम होगा, मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। 3.39 बोर मैग्नेटॉन फॉर द कॉम्प्लेक्स MS2 होल 6Cl2, ठीक है कोई बात नहीं। उसमें ऑप्शन दिया हुआ है इसका, देखिए इसको चेक कीजिए, इसको चेक कीजिए, इसको चेक कीजिए, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम दिया हुआ है 3.9 बोर मैग्नेटॉन, चेक कीजिए किसका आ रहा है 3.9 बोर मैग्नेटॉन, तो उतना पगलाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक रखा गया यहाँ पर, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो मैग्नेटिक मोमेंटम आपका आता है 1.7 के नियर अबाउट, ठीक है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो वैसा मैग्नेटिक मोमेंटम आता है 2.8 के नियर अबाउट आता है। अगर 3 है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आता है, 3.8 के नियर अबाउट आता है। 3 यहाँ पर रखिएगा यहाँ पर, तो इतना आएगा 3.8 समथिंग आता है। अगर 4 आ रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम 4.9 के अप्रोक्स आता है। अगर 5 आ रहा है तो इसका 5.9, आप इसको अप्रोक्स रख लो ना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1.9 के अप्रोक्स है, 2 अगर रहा तो 2.9 के अप्रोक्स है, 3 है 3.9 के अप्रोक्स है, 4 है तो 4.9 के अप्रोक्स में आएगा, 5 है तो 5.9, सबको 9 कर दो, इधर राउंड अप कर दो, आसान होगा आपको समझने के लिए। अच्छा 1.9 1.7 समथिंग आया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2.9 दिया हुआ है, अच्छा 2.9 दिया हुआ मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा, 3.9 दिया हुआ मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। तो आप बताओ इसमें मैग्नेटिक मोमेंटम कितना दिया हुआ है, 3.9 दिया हुआ है, 3.9 देने का मतलब क्या है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अब चेक करना है किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो पहले कॉमन को चेक कर लेना, जैसे Fe है यहाँ पर कॉमन, इसमें भी कॉमन है, तो Fe को चेक कर लेंगे और किसी को चेक करेंगे, और बाकी कोई कॉमन नहीं है। अब चेक करना है किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। क्रोमियम का देख लो पहले कन्फिगरेशन, एगो भी कैंसिल हुआ था, दूसरा को चेक करने की जरूरत ही नहीं। क्रोमियम का पहले कन्फिगरेशन देखो, क्रोमियम कहाँ पे है, यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे चौथा पे है, तो क्या जाएगा 4s2 डी ब्लॉक में जाएंगे, एक कम पोजिशन हो जाएगा 3d हो जाएगा, ऐसे एक कम पोजिशन था डी का 3d, कैमा है 1 2 3 4, लेकिन बताया था ये एक्सेप्शन है, 4s1 हो जाता है और 3d 5 हो जाता है, कोई बात नहीं। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है उसको आगे करके लिख दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाए तो कहाँ से निकाला जाता है, आउटर मोस्ट पैकेट से। खर्चा करने की बारी आता है तो रुपया कहाँ से निकालते हो, बाहरी पॉकेट से निकालते हो, क्या बैंक से निकालने जाते हो, बैंक से जनरली हम लोग नहीं निकालते हैं, बाहरी पॉकेट में रहता है 10 रुपये अगर समथिंग 5 रुपये, तो उसे हम लूज कर देते हैं। तो आप बताइए क्रोमियम है, ये क्रोमियम 50+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो क्या जाता है D4 हो जाएगा। D4 का मतलब अभी हम जस्ट समझाए थे, 1 2 3 4, D4 का मतलब इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमें चाहिए कितना, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑप्शन नहीं गलत है, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इधर आइए, इसमें अगर चेक करते हैं, इसमें सर एक इन दोनों में चेक कर लेते हैं, Fe कॉमन है, Fe के बारे में क्या करना कहानी है, Fe+2 है, बोले ठीक है, पहले Fe का बनाइए, Fe कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 4s2 जाएंगे, फिर से
4s2, फिर कहाँ पे 3D, डी में क्या है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा D6, फिर से काम वही करेंगे, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है उसको बाहर कर देते हैं 4s2, ताकि इलेक्ट्रॉन को इजीली भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट से हम लोग निकाल पाए। ये फिर बचा कितना है, दोनों जगह कॉमन है +2 है। पहली बात तो ये आंसर नहीं होगा, क्यों, अपने साइंटिफिक, क्योंकि इसमें से एक ही ऑप्शन कोई होगा, ठीक है। तो पहले Fe+2 को चेक कर लेते हैं क्या कहानी है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब बताइए इसमें कितने अनपेल्टन है, तो D6 में कितने अनपेल्टन दिखाई दे रहे हैं आपको, 5 ऑर्बिटल होता है डी में, 1 2 3 4 5, लेकिन है कितना 6 को, अनपेल्टन अभी भी कितना है 4 है इसमें, मतलब ये ऑप्शन सी और डी तो पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि दोनों में Fe+2 है, कैंसिल हो गया। इसमें चेक कीजिएगा, वेनेडियम को मान के चेक कर देते हैं, वेनेडियम +2, वेनेडियम कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा 4s2 और 3D, डी में क्या है पहला दूसरा तीसरा है, +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब बताओ ध्यान से, D3 रहा था, हम जानते हैं डी में 5 ऑर्बिटल होता है, 3 को इलेक्ट्रॉन है, 3 को इलेक्ट्रॉन दिख गया ना, मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ऐसा भी होता था, इसको कैंसिल किए क्योंकि दोनों में होना चाहिए था ना, D3 होना चाहिए था, लेकिन इसमें एगो चेक किए D3 नहीं मिला, मतलब कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों में D3 होना चाहिए। ये कैंसिल हो चुका था, ये कैंसिल हो चुका था, ये कैंसिल हो चुका था, ये हमारा कंफर्म आंसर है। इसमें भी एगो कंफर्मेशन के लिए चेक कर लिए, ऐसे तो एग्जामिनेशन में हमको चेक नहीं करना है इसको, तीनों कैंसिल हो गए, मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अबाउट वर्क करने को चल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो हाईएस्ट डायपोलमेंट, डायपोलमेंट ध्यान रखिएगा, डिवाई, डायपोलमेंट कैसा यूनिट क्या होता है, डिवाई होता है डी। डायपोलमेंट हमने कल केमिकल बॉन्डिंग का कुछ क्वेश्चन में बताया था 11वीं क्लास के बच्चों के लिए, उसमें बताया डायपोलमेंट निकालने के लिए कि अगर एंगल कम रहेगा डायपोलमेंट ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा होते जाएगा डायपोलमेंट कम होते चला जाएगा। हमने बताया था अगर सेंट्रल एटम है उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्डेड एटम सभी सेम है, आंख बंद करके डायपोलमेंट क्या कर दिए, 0 कर दीजिए। अगर लोन पेयर आ गया सेंट्रल एटम के पास तो भाई सब 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बॉन्डेड एटम सेम नहीं है तो भी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन अगर बॉन्डेड एटम सेम है, घर का मुखिया के पास कोई लोन पेयर नहीं है, आंख बंद करके डायपोलमेंट 0 करेंगे, मतलब नॉन पोलर हो जाएगा। बोल रहा है किसमें हाईएस्ट डायपोलमेंट है, मतलब किसका डायपोलमेंट ज्यादा होगा, मतलब कौन पोलराइज हो जाएगा, कौन किसका, जैसे बोला जाए ना मैं उधर घिंचा गया, मतलब मैं उधर पोलराइज्ड हो गया, ठीक है। तो अगर बॉन्ड पेयर मेरा इलेक्ट्रॉन घिंचा गया तो हम बोलेंगे मैं पोलर हो गया, मेरा डायपोलमेंट कुछ ना कुछ तो है। तो कौन ज्यादा घिंचाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो बताओ कौन ज्यादा घिंचाएगा, डायपोलमेंट किससे ज्यादा होगा। अगर कोई एक बॉन्ड है घिंचा गया इधर की ओर, बताओ मेरे को कोई खींच लिया और हम घिंचाने के बाद हमको फील हो रहा नहीं स्टेबल है, जैसा भी है ठीक है ही है, हम स्टेबल फील कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे मेरा डायपोलमेंट ज्यादा होगा, हम उसी फेज में रहना चाहेंगे। लेकिन अगर घींचा हमको लेकिन हम अनस्टेबल हो गए, क्या हम उधर रहना चाहेंगे, नहीं रहना चाहेंगे, हम अपने आप को इधर खींचना चाहेंगे, मतलब उसका डायपोलमेंट क्या होगा, कम होगा। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन है स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। हम पहला ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में ये, तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं अगर इसको पोलराइज करवाओ, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचा जा सकता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन 3.5 है और यहाँ पे कार्बन का 2.75 के नियर अबाउट होगा, यहाँ पे कार्बन है ना होगा 2.75 के नियर अबाउट होगा, खींचेगा तो कार्बन बचा कौन सा हो जाएगा प्लस, बचा कौन सा हो जाएगा माइनस। ये जो कंपाउंड बनेगा रिजल्टेंट उसको देखिए, ये बचा माइनस हो गया, बचा कौन सा हो गया प्लस। अब बताओ ये कंपाउंड इस रूम में स्टेबल रहना चाहेगा, अगर रहना चाह रहा है तो मतलब डायपोलमेंट सबसे अधिक होगा, तो इसके लिए देखना होगा स्टेबिलिटी इसका। बताओ इसमें पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, पाई बॉन्ड एक गो है तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 गो, ये रिंग में पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 गो। हम जानते हैं अगर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिंग में 2 गो हो गया और रिंग का प्रत्येक मेंबर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद फिर नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये तो स्टेबल ना है, जैसे ही ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाता है एरोमेटिसिटी से। क्यों, क्योंकि इसका रिंग के अंदर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 ही को हो गया,
अगर दो रहा तो, अगर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर दो गो है तो एरोमेटिक हो गया, चार रहा तो एंटी एरोमेटिक, छह रहा तो आपका एरोमेटिक। बेंजीन में देखते होंगे 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है। 8 अगर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो एंटी एरोमेटिक, 10 हो गया तो फिर एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसे याद रख लीजिए, याद रहेगा आपको। इसमें आप देखिएगा पूरे रिंग में पहले रेजोनेंस होगा ही नहीं, अगर ये खींचा भी जाएगा तो कंपाउंड कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसमें पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दो ही है इस रिंग के अंदर, लेकिन पूरे कार्बन एटम रेजोनेंस में इधर से इधर तक रेजोनेंस होगा तो ये कार्बन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इसमें देखिएगा तो खींचेगा इधर की ओर तो बनेगा कैसा, इस पर कार्बन बचा कौन सा प्लस हो जाएगा, इस पर माइनस, रेजोनेंस नहीं होगा। इसमें अगर खींचिएगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर चार कौन सा हो जाएगा प्लस। इसमें भी खींचिएगा तो ये भी वैसे ही, ये किधर खींच रहा है किधर खींच रहा है, ये नॉन पोलर कंडीशंस क्रिएट कर दे रहा है, एक इधर भी खींच रहा है एक इधर भी खींच रहा है। तो हमारा सबसे ज्यादा पोलराइज कौन सा होगा, ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन अगर इधर खींचता है एरोमेटिक हो जा रहा है, जो हाईली अस्टेबल है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अबाउट वर्क करने को चल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक आसान सा क्वेश्चन, which of the following compound is most reactive to an aqueous solution of, aqueous का मतलब समझते हैं वाटर है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसको भी आप सब जानते होंगे, सोडियम का फार्मूला सिंबल क्या होता है +1, सोडियम Na+1, कार्बोनेट CO3-2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या जाएगा Na2CO3, आप लोग जानते होंगे। चलो ठीक है, बोल रहा है विच द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टू, कौन ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो पहली बात, सोडियम कार्बोनेट से कौन रिएक्शन करना चाहेगा, मतलब जो अस्टेबल है, अगर कार्बोनेट से भी ज्यादा स्टेबल रहा कोई, कार्बोनेट से भी कोई स्टेबल रहा तो सोडियम डेफिनेटली क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, सोडियम उधर की ओर मूव कर जाएगा। तो अच्छा कार्बोनेट से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे कैसा होता है, ऐसा होता है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग से बनाता है, ये लोन पेयर देगा इधर तो पाई बॉन्ड इधर की ओर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग से बनाते हैं। तो इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो आप लोग जानते होंगे एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा। अगर इसमें से कोई कंपाउंड एरोमेटिक बन जा रहा है तो डेफिनेटली सोडियम क्या करेगा, यहाँ से हटकर उससे जाके जुड़ जाएगा। या दूसरा ऑप्शन ये देखिए, CO3 है तो CO3 को क्या चाहिए, CO3-2 को क्या चाहिए, H+ अगर मिल जाता है तो H2CO3 बना देगा। पहला चीज ये क्लियर हो रहा है, CO3 को अगर CO3-2 को अगर 2 को H+ मिल गया तो क्या बना देगा, 2 को H+ अगर मिल जाता है तो H2CO3 बना देगा। मतलब एक तरह से हमें देखना है इससे रिएक्शन कौन पहले कर पाएगा, जो जल्दी H+ त्याग करेगा। जल्दी H+ कौन त्याग करेगा, जो जल्दी H+ त्याग करेगा वही जो जिसका एनाइन स्टेबल, हम बताए थे कई वीडियो बनाए हुए हैं इस पर एसिडिक स्ट्रेंथ पर, वही जल्दी H+ त्याग करता है जिसका एनाइन स्टेबल होता है। से बोलते हैं ना, किसके किसके मैडम जी जल्दी अपने हस्बैंड को छोड़ पाते हैं, अगर हस्बैंड को छोड़ दिया गया, उसका मैडम जी लग रहा है उनको कि हम स्टेबल हो चुके हैं, मेरा लाइफ बढ़िया हो चुका है, वो लात मार के भगा देते हैं। जस्ट लाइक सिमिलरली यहाँ पे आई, कौन जल्दी H+ को डोनेट करेगा, ये हमको देखना है। जो जल्दी H+ को डोनेट कर दिया वो रिएक्शन कर जाएगा इसके साथ में फास्टली। और कौन जल्दी H+ त्याग करेगा, H+ को हटाने के बाद वो अगर स्टेबल हो गया है ना, ज्यादा स्टेबल हो गया मतलब एरोमेटिक हो गया, डेफिनेटली वो रिएक्शन होगा। आइए यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, अगर इसको हटा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन अगर इस हाइड्रोजन को हटा दिया जाए H+ तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा माइनस, कैसा फिगर बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, माइनस का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, ये बॉन्ड पेयर, इस कोई भी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको खींच लिया गया होगा तो मतलब यहाँ पर लोन पेयर है। ठीक है, माइनस बोलो या लोन पेयर बोलो। अब बताओ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, प्रत्येक एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, कैसे, लोन पेयर, यहाँ पर पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है, पाई बॉन्ड है वैकेंट ऑर्बिटल, फिर पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड यहाँ वैकेंट है, फिर यहाँ पर लोन पेयर आ गया, रेजोनेंस हो रहा है। और रिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, हम बताए थे अगर रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन रहा, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 2 रहा, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अगर 2 रहा तो एरोमेटिक, 4 रहा तो एंटी एरोमेटिक, 6 रहा तो एरोमेटिक। देखिए पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ये लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा था, ये भी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। 2 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, 2 2 4,
4 2 6, तो क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। मतलब H प्लस को त्याग करने के बाद ये एरोमेटिक हो जा रहा है, ज्यादा स्टेबलाइज हो जा रहा है। तो क्या H प्लस को जोड़ने चाहेगा फिर से? नहीं, H प्लस को जल्दी हटा देना चाहेगा। तो H प्लस को हटाने के बाद ये स्टेबल हो गया। तो भाई साहब ये तुरंत ही इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्यों? यहाँ से H प्लस मिल जाएगा CO3-2 को, और सोडियम तुरंत ही क्या होगा, इसके साथ आ जाएगा, सोडियम +1 बना के अपना बॉन्ड बना लेगा। तो ये सब में देखते हैं, अगर यहाँ से हटाओगे H प्लस तो यहाँ पर माइनस होगा, तब भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, माइनस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। इसमें भी हटाओगे तब H प्लस हटा देते, यहाँ पर कौन सा हो गया, माइनस, माइनस मतलब क्या, लोन पेयर हो गया। बताओ रिंग में कितना पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 गो। इस रिंग में सभी लोग रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 गो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 गो यहाँ पर, तो 4 गो हो गया ना, एंटी एरोमेटिक हो गया, अनस्टेबल हो गया। इसमें हटाओगे यहाँ से चाहे यहाँ से, क्या हो जाएगा, H प्लस यहाँ पर लोन पेयर, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 6 गो हो रहा है, लेकिन पूरा एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो हमारा कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, तो ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कौन करेगा, ऑप्शन ए फास्ट रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि H प्लस हटाने पर ये एरोमेटिक बन जा रहा है, ये स्टेबल है ज्यादा कार्बोनेट से, मतलब सोडियम तुरंत ही फास्टली इधर मूव कर जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए केमोकाइनेटिक्स से क्वेश्चन को उठाया गया है। द रेशियो ऑफ द टाइम फॉर 75% कंप्लीशन, द रेशियो ऑफ टाइम, टाइम का रेशियो बोल रहा है किसके अबाउट, 75% कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन टू द टाइम फॉर 50% कंप्लीशन। ठीक है, मतलब 75% कंप्लीशन होने में, मतलब 75% रिएक्शन हो गया तो उसमें जो टाइम लगेगा T75, और 50% कंप्लीशन होने में जो समय लगा उसका रेशियो पूछ रहा है। T75 का रेशियो, T75 और T50% का रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा। और ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप लोग जानते होंगे, ये आपको कई बार प्रैक्टिस भी करवाया है। T हाफ जो होता है 0.693/K होता है, मतलब फिक्स होता है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर बेस्ड नहीं होता है, मतलब T हाफ ऑलवेज फिक्स होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में T हाफ क्या होता है, फिक्स्ड होता है, एक डिफरेंट टाइम पर वो आधा होते चले जाता है। मानते हैं कि रिएक्टेंट है वो बदल रहा है प्रोडक्ट में, और T नॉट टाइम, अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो अगर इसके शुरुआत में अगर आप 100 मोल लेते हो रिएक्शन, इसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना लिए हो, 100 मोलरिटी ले लिए हो, 100 मोल पर लीटर, ठीक है, 1 लीटर में 100 मोल, तो शुरुआती टाइम में तो 0 बनेगा। लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन अगर बोला जाए T हाफ कितना समय लगेगा, तो इसका T हाफ जब देखोगे ना, T हाफ मानते हैं, मान T हाफ का मतलब क्या हुआ, T हाफ का मतलब हुआ आधा होने में, खत्म होने में लगा समय। तो ये ऑलवेज फिक्स्ड होता है, ये ऑलवेज टाइम क्या होता है, फिक्स होता है। मानते हैं इस दौरान T हाफ का वैल्यू आ गया 5 सेकेंड, मान लीजिए 10 मिनट आ गया, तो 10 मिनट में ये 100 मोल जो था वो बदल गया किस में, 50 मोल में। इसमें समय कितना लगा, 10 मिनट लगा, मतलब 0 सेकेंड से स्टार्ट हुआ, 10 मिनट जैसे ही हुआ ना 50 मोल में बदल गया। ठीक है, मतलब 50% खत्म हो गया ना, 50% खत्म होने में कितना समय लगा, 10 मिनट। तो अब बोल रहे नहीं, ये रेशियो बताया 75% कंप्लीशन का, ये ऑलवेज फिक्स होता है। अब बताओ 50 मोल ना बचा ना, अगर इसी को इनिशियल टाइम मान लो, तो अब बताओ इसको आधा खत्म होने में कितना समय लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आधा खत्म होने में लगा समय हमेशा फिक्स रहता है, कभी चेंज होता नहीं है। तो इसको भी आधा खत्म होने में, मतलब 25 मोल खत्म होने में, इसमें कितना मोल खत्म हुआ, 50 मोल खत्म हुआ जी, अभी क्या है 50 मोल है। हम बोले नहीं, अभी फिर इसको आधा कर दीजिए, आधा मतलब इसका इनिशियल टाइम का आधा फिर से कर रहे हो, इसको टी इनिशियल टाइम पर मान लिए कि 50 मोल है, तो इसका आधा करने में कितना समय लगेगा, तो इसमें भी कितना लगेगा, 10 से मिनट लगेगा। जो कोई भी इनिशियल कंडीशन ले लो, उसको आधा खत्म करने में कितना समय लगेगा, फिक्स्ड होगा। 10 मिनट लगा है 100 मोल से 50 मोल में पहुंचने में, तो 50 मोल से 25 मोल पहुंचने में भी उसको 10 से मिनट लगेगा। ठीक है ना, तो बताओ
कितना मोल खत्म हुआ, यहाँ 50 मोल खत्म हुआ, यहाँ पे कितना मोल खत्म हो गया, 25 मोल खत्म हो गया। मतलब 75% खत्म होने में कितना समय लगा, 10 मिनट, 10 मिनट कितना हो गया, 20 मिनट लगा। अब बताओ, अब 50% खत्म होने में कितना समय लगा, मात्र 10 मिनट लगा। कितना आ गया, 2 आ गया। इसका जो रेशियो होगा कितना होगा, 2 होगा। कोई दिक्कत तो है नहीं। मतलब 75% कंप्लीशन और 50% कंप्लीशन होने में लगा जो समय है उसका रेशियो पूछ रहा था। तो 75% खत्म कब हुआ था, पहले बार 100 मोल मान लेते हैं, आधा खत्म कितना करने में कितना समय लगा, मान लेते हैं 10 मिनट लगा। तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ का खासियत है, कितनों कंडीशन ले लो आधा खत्म होने में सेम टाइम लगेगा। तो मान लीजिए इसको फिर से कि ये भी इनिशियल टाइम में 50 मोल, इसको आधा खत्म करने में कितना समय लगेगा, शुरुआत में आधा होने में लगा 10 मिनट, तो इसका भी आधा होने में कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगा। टोटल कितना मिनट लग गया, 20 मिनट लगा। कितना खत्म होने में, 75% खत्म हो गया ना। अभी कितना बचा हुआ है, 25% बचा हुआ है। 75% खत्म होने में कितना समय लगा, 10-20 मिनट लगा। 50% खत्म होने में कितना समय लगा था, 10 मिनट लगा था। रेशियो निकाला कितना आ गया, आपका ऑप्शन मतलब आंसर कितना है, 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करने को चल रहे हैं। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम डेटम। क्वांटम नंबर के बारे में आपको जानते होंगे, सेट ऑफ नंबर था जो इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट एड्रेस करता था। मतलब 4 क्वांटम नंबर क्या था, प्रिंसिपल देखो, क्वांटम नंबर में 4 क्वांटम नंबर थे, कौन से, एन, एल, एम और एस, ये क्वांटम नंबर थे, दैट इज सेट ऑफ क्वांटम नंबर। इसका नाम क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या नाम था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका नाम एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका स्पिन क्वांटम नंबर। अगर देखा जाए तो सिंपल है, ये ऑर्बिट को बताता है, कैमा ऑर्बिट में है, ये ऑर्बिट को बताता है, मतलब के एल एम एन को बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, सब ऑर्बिट के बारे में। सब ऑर्बिट बोलिए, सबसेल बोलिए, मतलब एस पी डी एफ के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है, इसके अंदर होता है। मतलब इसमें एक बताया था ना, इसमें एक रूम होता है, पी में 3 गो, डी में 5 गो, एफ में 7 गो, उसके बारे में बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन के बारे में बताता है, मतलब ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होता है, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होता है, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, के में है, तो एन का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अगर सेकेंड ऑर्बिट में आ गया इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए एन का वैल्यू कितना होता है, 2। थर्ड ऑर्बिट में आ गया 3, 4 सिमिलर। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू कितना होता है, अगर इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में घूम रहा है तो एल का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। पी का वैल्यू कितना, 1, डी का वैल्यू कितना, 2, एफ का वैल्यू कितना, 3। ऑर्बिटल में अगर देखना चाहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखना चाहते हैं तो एसपीडीएफ लिख दीजिए, थोड़ा दूर दूर लिखिए, समझ में आएगा। डी एफ, एस में 1 बेड होता है, पी में बताए थे 3 बेड होता है, मतलब 3 रूम मानो या 3 बेड मानो। एफ में कितना, 5, एफ में 7, 3 2 5 6, 3 3 3 6 1 7। अब देखिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखना है तो बीच वाला का ऑलवेज 0 मान लेना, मतलब इसके लिए एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम एस भी लिख देते हैं, 0 हो जाएगा। पी के लिए बीच वाला का 0 हो गया, मतलब एम का वैल्यू 0 हो गया। राइट साइड में क्या होगा, +1 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, -1। इसमें भी बीच वाला का 0 मान लो, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा। इधर वाले को +1 +2, इधर वाला क्या हो जाएगा, -1 -2। लाइन डायग्राम नहीं देता, 0 कर दे बीच में, लेफ्ट वाले को माइनस, राइट साइड वाले को प्लस। इसमें बीच वाला 0 कर दो, +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3, कोई दिक्कत नहीं है। स्पिन के बारे में तो आप जानते ही हैं, अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है उसका ये क्या कहलाएगा, हाफ कहलाएगा। कोई बच्चा है वो अनमैरिड है तो क्या कहलाएगा, वो कंप्लीट नहीं, वो हाफ है अभी, तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, +हाफ हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया, मतलब पेड हो चुका है, तो ये अपने आप में क्या है, हाफ ही है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, -हाफ हो जाएगा। तो ठीक है, इसने बोला रुबिडियम एटम के बारे में, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक इसमें लिखेंगे, वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है, इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन। तो रुबिडियम देखिए कहाँ पे है, पेटम हालिना करब्स पर, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में है, पहली बात क्लियर है।
कौन सा पीरियड में है? पहला पीरियड में नहीं मिला, दूसरा पीरियड में नहीं मिला, देखो पहला पीरियड ये हो गया, सेकेंड पीरियड में नहीं मिला, थर्ड पीरियड में नहीं मिला, फोर्थ में भी नहीं मिला, फिफ्थ में मिला, फिफ्थ पीरियड में मिला। और हम पहले ही बताए हुए हैं आप सभी लोगों को, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। जो एलिमेंट जिस पीरियड में पाया जाता है उसमें उतने ही ऑर्बिट्स होते हैं। ये फिफ्थ पीरियड में पाया गया, मतलब इसमें फिफ्थ 5 ऑर्बिट होंगे। कितने ऑर्बिट होंगे? 5। के एल एम एन ओ। पहली बात, पांचवा पीरियड में है मतलब उसमें 5 ऑर्बिट होगा, मतलब एन का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। एन का वैल्यू देखिए तो 5 लिखा हुआ, सभी में 5 लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 5 होगा। एन का वैल्यू कितना होगा? एन का वैल्यू 5। अब हम एल की ओर चलते हैं। एल, अब बताओ ये रुबिडियम कौन सा ग्रुप में है? फर्स्ट ग्रुप में है, मतलब कौन सा ब्लॉक में है? तो इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक, और इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक में है। इसका खासियत क्या है? इसका इलेक्ट्रॉन जो भी जाएगा ना, रुबिडियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक की खासियत है, एस ब्लॉक में वही एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है, मतलब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आया है, मतलब एस सबसेल में। अगर एस में गया तो एल का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। एल का वैल्यू 0। अब 0 ढूंढो, तो ये दोनों तो गया, सी और डी तो गायब हो गया। ऑप्शन 2 ही को टक्कर में है, ए और बी। अब देखना है कि सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो एस में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा? एक ही को था ही है, तो स्पिन क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा? 0 हो जाएगा, m = 0। अगर p में रहता, इसमें px में रहता तो -1 होता, py में रहता 0 होता, pz में रहता +1 होता, लेकिन इसमें तो बीच में है, एक ही को ऑर्बिटल में है, m का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। m का वैल्यू किस में 0 हो गया? इसमें 0, इसमें तो 1 है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन ए गलत हो गया, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। तो इसमें जाने की जरूरत भी नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे पहला ग्रुप में है तो वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। 1 अगर इलेक्ट्रॉन रहा तो स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा? +2, हाफ हो जाता है। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होता है? ऑप्शन बी।